हेलो बच्चों, तो आज का टॉपिक होगा हमारा ग्लाइकोलिसिस। टॉपिक का नाम है स्पेशली बेटा ग्लाइकोलिसिस। इसको हम लोग फुल डिटेल पढ़ेंगे, मतलब बीएससी एमएससी के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, ये स्पेशली टॉपिक उन्हीं के लिए मैंने बनाया है। ग्लाइको फॉर ग्लूकोज, ठीक है, और लिसिस का मतलब आप लोग समझते ही हो स्प्लिटिंग डाउन, ठीक है, यानी ग्लूकोज का स्प्लिटिंग। ग्लूकोज का स्प्लिटिंग मतलब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन, ठीक है। तो इसी को बेटा कहते हैं हम लोग ग्लाइकोलिसिस। अब जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है ना, जब इसका ग्लाइकोलिसिस होता है तो ये 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, जो मैंने यहां पर बना रखा है। ग्लूकोज बेटा 6 कार्बन का कंपाउंड है, और जब ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है तो ये 3 कार्बन का कंपाउंड है। तो आप समझ सकते हो कि स्पेशली 3 कार्बन के 2 कंपाउंड यहां पर मिलेंगे। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, ग्लूकोज से जब पायरुविक एसिड में कन्वर्जन होता है तो ये ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, ठीक है, यहां पर किसी ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बात और, प्रोकैरियोट्स हो चाहे वो यूकैरियोट्स हो, बेटा ध्यान से समझना, उनमें जो ग्लाइकोलिसिस है वो साइटोप्लाज्म में ही होगा, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो, ग्लाइकोलिसिस बेटा साइटोप्लाज्म में ही होता है, ठीक है। तो आइए एक एक स्टेप को मैं आपको फुल डिटेल बताऊं कि कहां पर कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं। जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, ये है एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। क्या है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। यहां पर आप देख सकते हो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जो 6 नंबर का कार्बन है वहां पर CH2OH कंपोनेंट जुड़ा हुआ है, ग्लूकोज के कंपोनेंट में। अब जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब जरा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज में 6 नंबर के कार्बन पे फॉस्फेट जुड़ा, 1 2 3 4 5 6 ये था ना, जरा ध्यान दीजिएगा, ये 6 नंबर का कार्बन था, तो यहां पर एक फॉस्फेट जुड़ा, ठीक है। क्वेश्चन ये हुआ कि ये फॉस्फेट आया कहां से, तो स्पेशली जो एटीपी मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये कन्वर्ट हुआ जब एडीपी में, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, तो एक फॉस्फेट जो रिलीज हुआ वही फॉस्फेट ग्लूकोज के 6 नंबर से जाकर के जुड़ गया, यानी अब हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो चुका है। और बेटा एक बात और याद रखिएगा, यहां पर फॉस्फोराइलेशन हुआ है। फॉस्फोराइलेशन माने एक फॉस्फेट ऐड हुआ है, इसीलिए जो एंजाइम यूज किया जाएगा उसको बोलेंगे फॉस्फोराइलेज एंजाइम, या इसी को हेक्सोकाइनेज एंजाइम भी बोलते हैं, या इसी को फॉस्फोकाइनेज एंजाइम भी बेटा कहते हैं। तो ये एक फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस है जिसमें फॉस्फेट को ऐड किया गया है, और हमारा जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में इसका कन्वर्जन हुआ है। अब बेटा जरा ध्यान दीजिएगा, यहां जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। और एक बात याद रखिएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के क्या है, स्पेशली आइसोमर है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, और ये बदल गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। यहां पर 6 नंबर पे देखिएगा फॉस्फेट जुड़ा हुआ था 6 नंबर पे, यहां भी आपको 6 नंबर पे फॉस्फेट देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। 1 नंबर पे कोई फॉस्फेट नहीं है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। और इसके लिए जो एंजाइम यूज किया गया है, जरा ध्यान दीजिएगा, आइसोमरेज, बड़ा सिंपल है यार। यहां पर ग्लूकोज जब फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर, तो सिंपल सा एंजाइम हमने यूज कर लिया आइसोमरेज। या बेटा इसका एक और भी नाम होता है फॉस्फोहेक्सोकाइनेज, ठीक है ना। तो फॉस्फोहेक्सोकाइनेज नाम का एंजाइम या आइसोमरेज नाम का एंजाइम जो था वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के का एक दूसरा जो आइसोमर है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, इसको उसमें कन्वर्ट कर दिया। अब बेटा जरा ध्यान देना, ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, ओके, ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है आगे चल के फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ। अब जरा शब्दों पे ध्यान दो, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट यानी फ्रक्टोज के 6 नंबर पे एक फॉस्फेट था, अब फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, यानी अब ये फ्रक्टोज जो स्ट्रक्चर है इसमें ये 1 नंबर और ये 6 नंबर, दोनों नंबर पर आपको फॉस्फेट देखने को मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर 1 नंबर पर भी फॉस्फेट और 6 नंबर पर भी फॉस्फेट, ठीक है ना। तो अब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। और मेरा ध्यान देना, यहां पर फास्फोराइलेज नाम का एंजाइम यूज हो रहा है। सिंपल सी बात है यार, यहां पर भी क्या है, फास्फोराइलेशन हो रहा है, एक फॉस्फेट आपके 1 नंबर पे ऐड हो रहा है, तो यहां पर फास्फोराइलेज नाम का एंजाइम यूज होगा, या सिंपल कह सकते हो फास्फोफ्रक्टोकाइनेज।
ठीक है ना। जरा ध्यान दो, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट जब फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ है तो इसके लिए जो एंजाइम यूज किया गया है वो फास्फोराइलेज एंजाइम बोल दो या फास्फोफ्रक्टोज काइनेज एंजाइम आप कह सकते हो। एक बात मैं आपको और बताना चाहूं, जब ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में फास्फोराइलेशन हुआ है तो यहां पर हमने एक मॉलिक्यूल का यूज किया है। दूसरी बात, जब हम स्पेशली फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट किए हैं तो यहां भी हमने फास्फोराइलेशन किया है, एक एटीपी मॉलिक्यूल का यूज किया है। यानी आप कह सकते हो कि स्पेशली ग्लूकोज से लेकर के फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट तक का जो एक स्ट्रक्चर है इसको पे ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। बेटा क्यों पे ऑफ रिएक्शन बोलते हैं? क्योंकि आप देख रहे हो कि यहां पर एक एटीपी मॉलिक्यूल यहां और एक एटीपी मॉलिक्यूल यहां, दो जगह एटीपी मॉलिक्यूल खर्च हो रहा है। तो आप सिंपली समझ सकते हो कि ये जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है जो कि 6 कार्बन का कंपाउंड है, जरा समझिएगा, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट 6 कार्बन का कंपाउंड है। आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6, सॉरी उल्टा मैंने गिन दिया, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का कंपाउंड है। अब ये 6 कार्बन का कंपाउंड टूट जाएगा दो 3 कार्बन के कंपाउंड में। पहला कंपाउंड हमारा मिलेगा 3 फास्फोग्लिसरल एल्डिहाइड या इसको कहते हैं ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। और बेटा दूसरा जो कंपाउंड होगा वो होगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। यानी जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट था ये 3 कार्बन के दो कंपाउंड में टूटा है, 3 फास्फोग्लिसरल एल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब जरा बेटा ध्यान दीजिएगा, ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये एक दूसरे के आइसोमर हैं। क्या है? आइसोमर, मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। अब जरा समझिएगा, जो 3 फास्फोग्लिसरल एल्डिहाइड है ये कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 डाइफास्फोग्लिसरल एल्डिहाइड। अब बड़ा सिंपल है यार, आप कह रहे हो 3 फास्फोग्लिसरल एल्डिहाइड 1 2 3, तीसरे नंबर के कार्बन पे देखो फॉस्फेट लगा हुआ है। अब ये कह रहा है कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 डाइफास्फोग्लिसरल एल्डिहाइड। तो सिंपल सी बात है, ये जो 1 नंबर वाला कार्बन है ये देख सकते हो यहां भी एक फॉस्फेट ऐड हो गया, यानी यहां और यहां 1 नंबर का जो कार्बन है वहां भी फॉस्फेट ऐड है, 3 नंबर का जो कार्बन है वहां भी फॉस्फेट ऐड है। इसलिए आप कह सकते हो 1,3 डाइफास्फोग्लिसरल एल्डिहाइड। और बेटा इसके लिए जो एंजाइम यूज हो रहा है उसको बोल रहे हैं ट्राइफॉस्फोआइसोमरेज। सिंपल सी बात है यार, ये क्या है? एक दूसरे के आइसोमर हैं, ठीक है। तो यहां पर जो एंजाइम यूज हुआ है वो है ट्राइफॉस्फोआइसोमरेज। अब बेटा ध्यान देना, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड जो था, ठीक है ना, ये आपका कन्वर्ट होगा 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। अब बेटा बड़ा सिंपल है, जो 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड है यहां जरा ध्यान दो, एल्डिहाइड का कन्वर्जन हो रहा है एसिड में। बड़ा सिंपल है यार, एल्डिहाइड का कन्वर्जन हो रहा है एसिड में, इसलिए यहां पर एक NAD प्लस मॉलिक्यूल जो रिड्यूसिंग पावर कहलाता है ये NADH प्लस H प्लस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कह सकते हो कि यहां पर एक NADH2 मॉलिक्यूल का फायदा हमको हुआ, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली बेटा जो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड था जब ये कन्वर्ट हो गया 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड यानी एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो गया है। और आप देख सकते हो कि स्पेशली बेटा लोग 1 नंबर का ये जो कार्बन है और 3 नंबर का जो कार्बन है इन दोनों पोजीशंस पे आपको फॉस्फेट देखने को मिल रहा है, इसीलिए इसको 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बोलते हैं। अब बेटा जरा ध्यान देना, जो 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाएगा 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में। अब सिर्फ दो शब्दों पे ध्यान दो, यहाँ 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड है, यहाँ 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड है। इसका मतलब क्या है? 1 नंबर का जो फास्फोरस है वो निकल रहा है। आप देख सकते हो कि बेटा ये जो 1 नंबर का फास्फोरस है यहां से निकल चुका है। समझो बात को, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ये और यहाँ पर 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड है, यानी आप देख सकते हो तीसरे नंबर के कार्बन से फास्फोरस निकल चुका है और उस फास्फोरस को किसने ले लिया? उस फास्फोरस को ADP मॉलिक्यूल ने लेकर के ATP मॉलिक्यूल में इसका कन्वर्जन हुआ है। यानी आप कह सकते हो कि फास्फोग्लिसरोकाइनेज के प्रेजेंस में स्पेशली क्या हुआ है, यहां भी एक ATP मॉलिक्यूल का हमको फायदा मिल रहा है। अब जरा ध्यान देना, जो 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड है, ठीक है ना, जहां पर स्पेशली क्या है 1 नंबर के कार्बन का फास्फोरस लॉस हो चुका है।
अब ये कन्वर्ट होगा फास्फोएनाल पायरुविक एसिड में। अब बेटा इसके लिए जो एंजाइम यूज होगा वो है फास्फोग्लिसरोम्यूटेज। क्या है? फास्फोग्लिसरोम्यूटेज। और आप सिंपली यहां पर देख सकते हो कि स्पेशली जो आपका फास्फोरस पहले नंबर पे लगा था, अब वो फास्फोरस पहले नंबर से शिफ्ट हो गया है दूसरे नंबर पे, इसीलिए ये 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड की जगह फास्फोएनाल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा परिवर्तित हुआ है, यानी कि तीसरे नंबर का जो फास्फेट था वो स्पेशली बेटा दूसरे नंबर के फास्फेट पे चला गया। अब एक बन गया फास्फोएनाल पायरुविक एसिड। अब बेटा जरा ध्यान देना, जो फास्फोएनाल पायरुविक एसिड है अगेन कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड में। ओके, और इसके लिए फास्फोपायरुविक काइनेज नाम का एंजाइम यूज किया जा रहा है। अब बेटा जरा ध्यान दो, यहाँ पर जो दूसरे नंबर का फास्फोरस था वो भी भगा दिया गया है, उसको कौन जाके पकड़ लिया? एडीपी पकड़ लिया, और किस में कन्वर्ट हो गया? एटीपी में। यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में जो 2 फास्फेट थे उसमें आपके फास्फोएनाल पायरुविक एसिड के दूसरे नंबर के फास्फोरस को लेकर के ये किस में कन्वर्ट हो गया? एटीपी में, और ये प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो गया? पायरुविक एसिड में। ये है पायरुविक एसिड का स्ट्रक्चर। यानी आपको क्या समझ में आया कि ग्लूकोज स्पेशली पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ है। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन का कंपाउंड है, और पायरुविक एसिड जो होता है वो स्पेशली 3 कार्बन का कंपाउंड है। तो आप समझ सकते हो कि जब ये ग्लूकोज एक राउंड साइकिल अपनी चला रहा है तो क्या बना रहा है? 3-फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना रहा है। एक बार ये साइकिल चलेगी पूरी, और फिर आगे क्या होगा? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट अगेन कन्वर्ट होगा 3-फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में, और ये साइकिल एक बार दोबारा चलेगी। यानी आप सिंपली समझ सकते हो कि स्पेशली यहां पर हो क्या रहा है। यानी आप यहां पर सिंपली ये समझ सकते हो कि स्पेशली जब ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 3-फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा तो यहां से ये साइकिल 2 टाइम चलेगी, 2 टाइम चलेगी। यानी आप स्पेशली देखो, अगर यहां पर एक NADH मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, यहां पर एक ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है, यहां पर भी एक ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप बताओ अगर ये साइकिल दूसरी बार चलेगी तो क्या होगा? यहां पर स्पेशली सबके आगे हम लोग क्या लिख देते हैं? 2, यानी कि 2 NADH मॉलिक्यूल जो है वो 2 NADH2 में कन्वर्ट होगा, 2 ADP मॉलिक्यूल 2 ATP में कन्वर्ट होगा, यहां पर भी 2 ADP मॉलिक्यूल 2 ATP मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। बात पूरी समझो। यानी यहां पर क्या है? जब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 3-फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट होकर, यानी यहां से समझ सकते हो, यहां से ये साइकिल 2 टाइम चलेगी, यहां से ये साइकिल क्या होगी? 2 टाइम चलेगी। यानी यहां पर देखो पे ऑफ रिएक्शन में स्पेशली क्या है? पे ऑफ रिएक्शन में -2 ATP, यानी हमने -2 ATP खर्च किया पे ऑफ रिएक्शन में। लेकिन यहां पर जरा देखिएगा, यहां पर हमको क्या मिल रहा है? 2 + 2 NADH + H+, 2 मॉलिक्यूल ये मिल रहा है, और स्पेशली +2 ATP। यानी आप बताओ 2 NADH मॉलिक्यूल 3 ATP के बराबर होता है, और 2 ATP है, यानी आप समझ सकते हो कि यहां पर 6 ATP ये बना, ठीक है ना? ओके, और स्पेशली कितने हैं? 1 2 ATP यहां, 2 ATP, यानी कि यहां पर 4 ATP बना, ठीक है, 6 ATP ये और 4 ATP ये। यानी आप सिंपल समझ लो कि आपका टोटल जो ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया है उसमें 6 4 10 ATP बने, जिसमें से 2 ATP पे ऑफ रिएक्शन में खर्च हो जाता है। तो कितने ATP टोटल बचे? 8 ATP बचे। मतलब आपको अगर ATP के रेस्पेक्ट में लिखना होगा तो स्पेशली एक बात समझो, अगर आपको टोटल नेट गेन एनर्जी की बात करेगा तो आप 8 ATP की बात करोगे। अगर टोटल नेट गेन एनर्जी की बात करेगा तो आप कितने ATP की बात करोगे? टोटल नेट गेन एनर्जी की बात करोगे अगर, ठीक है, तो आप 8 ATP की बात करोगे, ठीक है ना? लेकिन अगर NADH2 के रिस्पेक्ट में बोलेगा अगर, ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि हमें स्पेशली क्या मिला? 2 NADH2 मॉलिक्यूल भी मिला। यानी ऐसे सिंपली समझ लो कि पूरे ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में बेटा, ठीक है ना,
हमको 10 एटीपी में से 2 एटीपी खर्च हो जाता है तो हमको 8 एटीपी ही मिलते हैं। वो भी 8 एटीपी डायरेक्ट नहीं मिलता है, 2 एटीपी डायरेक्ट होता है और 2 NADH मॉलिक्यूल जो है वो आपको क्या है, एक चेक तरह से काम करता है। बेटा ये जो नेक्स्ट साइकिल हम लोग पढ़ेंगे इसको हम लोग पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल, ठीक है ना, क्रेब्स साइकिल। हैंस क्रैब ने इसकी डिस्कवरी की थी इसलिए इसको क्रेब्स साइकिल, ठीक है, या TCA साइकिल भी बोलते हैं बेटा, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अभी बता रहा हूं क्यों, ठीक है ना। अभी जरा ध्यान दीजिएगा, या इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। समरी तो आप लोग जानते ही जानते होंगे कि ये स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, ठीक है। आइए तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, ये एक एम्फीबोलिक प्रोसेस भी है जिसमें कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म दोनों होते हैं। ये सब बातें आपको पता है, याद रख लीजिएगा। स्पेशली ये पायरुविक एसिड आपको पता है, ग्लाइकोलिसिस के द्वारा ग्लूकोज से हमको 2 पायरुविक एसिड मिलता है। तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है पायरुविक एसिड का, यानी ये पायरुवेज है, पायरुवेट नाम का एंजाइम है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो पायरुविक एसिड है, ठीक है, ये जब माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री करता है, ठीक है, तो ये कन्वर्ट होता है एसिटाइल को एंजाइम ए। और आपको पता है जब 2 पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री करेगा उसके मैट्रिक्स में, ठीक है, तो स्पेशली हमको क्या मिलेगा, स्पेशली हमको 2 एसिटाइल को एंजाइम ए मिलेगा, जो कि हम लोग यहाँ पर जिक्र नहीं किए हैं, ठीक है ना। 2 एसिटाइल को एंजाइम ए, भाई सिंपल सी बात है, जब 2 पायरुविक एसिड होगा और जब वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलेंगे। बेटा ये जो पायरुवेट से जो एसिटाइल कोएंजाइम ए हमको मिल रहा है, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं एसिटाइलेशन रिएक्शन, एसिटाइलेशन रिएक्शन। क्योंकि बेटा क्या हो रहा है, यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसको एसिटाइलेशन रिएक्शन, या बेटा लोग इसको लिंक रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिंक रिएक्शन। यानी पायरुविक एसिड जब एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर, तो इसी पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए के बनने के पूरी प्रक्रिया को हम लोग एसिटाइलेशन रिएक्शन या स्पेशली लिंक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अभी जरा ध्यान दीजिएगा, तो पायरुविक एसिड हमारा कन्वर्ट हो चुका है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। यहां पर जरा देखिएगा, जो पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा, अगर 2 पायरुविक एसिड 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होंगे, तो यहां पर जो NAD मॉलिक्यूल है, ये 2 NAD मॉलिक्यूल 2 NADH2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और यहां पर कोएंजाइम ए भी ऐड होगा, जब यानी कि जब पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा, तो आप देख सकते हो यहां कोएंजाइम ए लगा हुआ है, यानी इस रिएक्शन में कोएंजाइम का भी यूज होगा, और पायरुविक एसिड जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में इसका कन्वर्जन हो जाएगा। तो पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए का जो ये रिएक्शन हो रहा है, इसी को हम लिंक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमको 2 NADH2 का फायदा होता है। यानी मैं आपको अगर रफली समझा दूं तो सिंपल बेटा ध्यान देना, ग्लूकोज से जो 2 पायरुविक एसिड बन रहा है, यहाँ पर हमको टोटल 8 ATP का फायदा होता है। इस 8 ATP में क्या क्या चीजें होती हैं, जो NADH2 मॉलिक्यूल होता है, ठीक है ना, NADH2 या NAD+ मॉलिक्यूल, और 2 ATP का फायदा होता है। जबकि जब ये पायरुविक एसिड 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है, जरा ध्यान देना, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि ये लिंक रिएक्शन है, तो इसमें हमको 2 NADH2 का फायदा होता है, ठीक है। यानी आप समझ सकते हो, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड और पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए के बनने तक हमको टोटल 8 और 6 कितने हो गए, 8 6 14, इतने हमको ATPs अब तक मिल चुके हैं। अब जरा ध्यान देना बेटा, स्पेशली जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये 2 कार्बन का कंपाउंड होता है। कितने कार्बन का कंपाउंड होता है, 2 कार्बन का कंपाउंड होता है। और स्पेशली रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए 4 कार्बन के कंपाउंड की और जरूरत पड़ती है। तो बेटा ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, COOH CH2 COO, ठीक है ना, ये जो ऑक्सैलो एसिटिक है, ये 4 कार्बन कंपाउंड होता है। कितने कार्बन का कंपाउंड होता है, 4 कार्बन कंपाउंड होता है। तो आप समझ सकते हो, 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम में और 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, वो बेटा बनेगा सिट्रिक एसिड, जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है। कितने कार्बन का कंपाउंड है, 6, 1 2 3 4 5 6। तो जरा ध्यान देना बेटा,
जो क्रेब्स साइकिल है, जो सिट्रिक एसिड साइकिल है, इसको सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा जो पहला प्रोडक्ट बन रहा है वो पहला प्रोडक्ट क्या है? वो पहला प्रोडक्ट हमारा सिट्रिक एसिड है। अच्छा, इसको टीसीएस साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, देख सकते हो 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसको टीसीएस साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। बेटा क्यों? क्योंकि सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक जुड़े होते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप 1 2 3, तो इसीलिए बेटा हम इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जैसे ही एसिटाइल को एंजाइम ए और ये स्पेशली ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड क्या बनाते हैं? स्पेशली आपका सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। प्लस एक बात बताओ, एसिटाइल कोएंजाइम ए में कोएंजाइम ए लगा हुआ है ना, ये कोएंजाइम ए यहाँ पर बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या है? अलग हो जाता है। तो एसिटाइल कोएंजाइम में अब स्पेशली ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ मिलकर के एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन, दोनों मिल करके 6 कार्बन का एक कंपाउंड बनाते हैं जिसको सिट्रिक एसिड भी बोलते हैं। यानी सिट्रिक एसिड अब बेटा लोग 6 कार्बन का एक कंपाउंड है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो 6 कार्बन का कंपाउंड है एक अनस्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट होता है जिसको बोलते हैं सिस एकोनिटेज। क्या बोलते हैं? सिस एकोनिटेज। यानी जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली जो सिट्रिक एसिड था, ठीक है ना, अब इसमें कोएंजाइम ए अलग हो चुका था, सिट्रिक एसिड कन्वर्ट हो गया सिस एकोनिटेज नाम के एंजाइम में। ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है जिसके लिए एकोनिटेज नाम का एंजाइम यूज किया जाता है। तो सिट्रिक एसिड जो था वो सिस एकोनिटेज, और सिस एकोनिटेज वापस आइसोसाइट्रेट या आइसोसाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इन दोनों ही कंपोनेंट में आप देख सकते हो 3-3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो सिस एकोनिटेज और आइसोसाइट्रेट ये दोनों क्या है? इंटर कन्वर्टेबल कंपोनेंट से एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। दूसरी बात क्या है? ये एक अनस्टेबल कंपोनेंट है, मतलब कह सकते हो कि सिट्रिक एसिड किसमें कन्वर्ट हुआ? सिस एकोनिटेज में। सिस एकोनिटेज किसमें कन्वर्ट हुआ? आइसोसाइट्रेट में स्पेशली कन्वर्ट हुआ। अब बेटा जरा ध्यान देना, जैसे ही आइसोसाइट्रेट अल्फा कीटोग्लूट्रेट में कन्वर्ट होता है, जैसे ही आइसोसाइट्रेट अल्फा कीटोग्लूट्रेट में कन्वर्ट होता है, यहां पर डी कार्बोक्सिलेशन होता है। क्या होता है? डी कार्बोक्सिलेशन। बोले तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। बेटा आप ध्यान दे सकते हो, यहां पर जो आइसोसाइट्रेट या आइसोसाइट्रिक एसिड था, जब ये अल्फा कीटोग्लूट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है तो यहां आप देख सकते हो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। और सिंपल सी बात है, जहां डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा वहीं पर डिहाइड्रोजिनेशन भी होगा। क्या होगा? डिहाइड्रोजिनेशन, यानी कि यहां पर हाइड्रोजन भी फ्री होगा। अब बड़ा सिंपल सा फंडा है यार, अगर यहां से आइसोसाइट्रेट से अल्फा कीटोग्लूट्रेट में जब कन्वर्जन हो रहा है तो हाइड्रोजन फ्री हो रहा है, उसी हाइड्रोजन को आपका NAD मॉलिक्यूल ले लेता है और NAD मॉलिक्यूल लेकर के किसमें कन्वर्ट हो जाता है? NADH+H+ मॉलिक्यूल में ये रिड्यूस हो जाता है। यानी कह सकते हो कि यहां पर पहला NADH2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। अब बेटा जरा ध्यान देना, यानी कि आप कह सकते हो आइसोसाइट्रेट से जब अल्फा कीटोग्लूट्रेट में कन्वर्जन हो रहा है तो डी कार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रोजिनेशन ये दोनों प्रकार के रिएक्शंस एक साथ हो रहे हैं। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अल्फा कीटोग्लूट्रेट तक। अब जरा बेटा ध्यान देना, जो अल्फा कीटोग्लूट्रेट है, ठीक है ना, वो स्पेशली अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज नाम के एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। बड़ा सिंपल है यार, अल्फा कीटोग्लूट्रेट कन्वर्ट हुआ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। आप समझ सकते हो यहां पर कोएंजाइम ए ऐड हुआ है, इसका मतलब कोएंजाइम ए इस रिएक्शन में ऐड हो रहा है। अच्छा जी, यहां पर अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, यानी अल्फा कीटोग्लूट्रेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहा है। चूंकि ये डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है इसलिए एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है? डिहाइड्रोजिनेज। यानी सिंपल सी बात है, यहां भी डी कार्बोक्सिलेशन होगा और स्पेशली अल्फा कीटोग्लूट्रेट आपके सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएगा। और सिंपल सी बात है, जहां पर क्या होगा? स्पेशली डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होगा, वहां पर जो हाइड्रोजन यहां से फ्री होगा। सिंपल सी बात है,
यहाँ पर जो भी हाइड्रोजन फ्री होगा उस फ्री हाइड्रोजन को स्पेशली कौन ले लेगा, Na+ मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर NaDH2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। यानी आप क्या समझ गए कि अल्फा कीटोग्लूटरेट जो था वो डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस के द्वारा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हुआ और इसमें एक कोएंजाइम ए का यूटिलाइजेशन भी हुआ। अभी जरा ध्यान से समझ सकते हो, जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है, ठीक है ना, वो वापस कन्वर्ट होगा सक्सिनिक एसिड में। अब देखो कोएंजाइम ए यानी सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब यहां से कोएंजाइम ए फ्री हो जा रहा है। तो आप यहां से कोएंजाइम ए को यहां से बाहर कर दोगे तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और चूंकि बेटा ध्यान देना ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सा, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और इस रिएक्शन के द्वारा हीट जो रिलीज होती है उस हीट के द्वारा एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जीडीपी के साथ जुड़ करके एक जीटीपी का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। और इसके लिए जो एंजाइम यूज किया जाता है बेटा लोग वो है सक्सिनेट थायोकाइनेज या सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज। तो ये आपका स्पेशली एंजाइम यूज किया जा रहा है। अब जरा बेटा ध्यान देना, जो स्पेशली सक्सिनिक एसिड है, ठीक है ना, ये कन्वर्ट होगा फ्यूमरिक एसिड में या फ्यूमेरेट में कन्वर्ट होगा और यहाँ पर फिर डिहाइड्रोजनेशन होगा और उस फ्री हाइड्रोजन को जो FAD मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, उसको लेकर के FADH2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर एक रिड्यूसिंग पावर और बन रहा है, FADH2 मॉलिक्यूल और बन रहा है। यानी सक्सिनिक एसिड जब फ्यूमेरिक एसिड में या फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर FADH2 मॉलिक्यूल का फायदा होता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज नाम के एंजाइम के प्रेजेंस में कराया जाता है। यानी सक्सिनिक एसिड जो है फ्यूमरेट में जब कन्वर्ट होगा तो उसके लिए जो एंजाइम यूज किया जाएगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये सिंपल समझ सकते हो, सक्सिनिक एसिड में डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, हाइड्रोजन फ्री हो रहा है जिसको FAD मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, ले रहा है। इसीलिए यहाँ पर जो एंजाइम यूज किया जा रहा है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम यूज किया जा रहा है। अब बेटा जरा ध्यान देना, जो फ्यूमरेट का फॉर्मेशन हुआ है वो फ्यूमरेट वापस मैलेट में कन्वर्ट होगा और इसके लिए फ्यूमरेज नाम का एंजाइम यूज किया जाएगा। कौन सा एंजाइम यूज किया जाएगा, फ्यूमरेज नाम का एंजाइम यूज किया जाएगा और ये फ्यूमेरिक एसिड जो है स्पेशली मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बेटा मैलिक एसिड जो होगा वापस ऑक्सैलो एसीटेट के फॉर्म में ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट होगा और बेटा ये भी एक डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, इसलिए यहाँ पर एक और NaDH2 मॉलिक्यूल का हमें फायदा होगा। यानी जो भी यहाँ से हाइड्रोजन फ्री होगा, देख सकते हो यहाँ पर जो हाइड्रोजन था, जो भी हाइड्रोजन यहाँ से फ्री होगा उसको NAD+ मॉलिक्यूल रिसीव करके NADH+H+ मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली जो सिट्रिक एसिड था, ध्यान दीजिए स्पेशली जो सिट्रिक एसिड था। अब बेटा एक बात और ध्यान देना, स्पेशली हमने यहां देखा था कि जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये 2 कार्बन का कंपाउंड था, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का कंपाउंड था, ठीक है ना, और स्पेशली 4 और 2 6 कितने हो गए, 6। यानी सिट्रिक एसिड जो है आपके 6 कार्बन का कंपाउंड है। आगे क्या हो रहा है, जो सिट्रिक एसिड है वो एक इनकम्प्लीट सिस एकोनिटेज या सिस एकोनिटिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है जो अनस्टेबल है, वापस ये कन्वर्ट हो जा रहा है आइसोसाइट्रेट में, ठीक है। अब बेटा जरा ध्यान देना, जो आइसोसाइट्रेट है ये भी स्पेशली 6 कार्बन का कंपाउंड है, 1 2 3 4 5 6, यानी आइसोसाइट्रेट भी 6 कार्बन कंपाउंड है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो आइसोसाइट्रेट है जब अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट होता है तो बेटा ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, इसलिए यहां से जब एक कार्बन डाइऑक्साइड फ्री हो जाएगा, आप देख सकते हो कि यहां से क्या था, यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो रिलीज हो चुका है CO2 के फॉर्म में, तो जब यहां से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा तो ये जो है 5 कार्बन का कंपाउंड हो जाएगा। अल्फा कीटोग्लूटरेट किसमें कार्बन कंपाउंड हो जाएगा, 5 कार्बन का कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अल्फा कीटोग्लूटरेट जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में, ठीक है ना। अब जरा ध्यान देना, जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में ये कन्वर्ट होगा तो यहां भी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में, यानी कि ये 4 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है ना। अब ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है ये कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनिक एसिड में, सक्सिनिक एसिड भी 4 कार्बन है, फ्यूमरेट भी 4 कार्बन है, एलमैलेट यानी मैलिक एसिड भी 4 कार्बन है। अब बेटा वो जो लास्ट प्रोडक्ट है आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये भी स्पेशली बेटा लोग क्या है, 4 कार्बन का कंपाउंड है। बेटा अब बात आता है रिजल्ट का, इतना मेहनत किया गया, ठीक है ना,
क्या हमको फायदा हुआ, ये चीज हमको देखना है। तो जरा ध्यान देना बेटा, हम लोग क्रेब्स साइकिल पढ़ रहे हैं, आपको पता ही है, ठीक है ना। आइए देखते हैं कितने का फायदा हुआ। एक बात बताइए, जो हमारा ग्लूकोज था 2 पायरुविक एसिड में टूटता था, 2 पायरुविक एसिड 2 एसिटाइल कोइनजाइम में टूटता था। इसका मतलब क्या है, ये जो रिएक्शन है वो सिंपल सी बात है बेटा, 2 बार चलेगा, क्योंकि जो 2 एसिटाइल कोइनजाइम में है, जब ये क्रेब्स साइकिल में जाएगा तो 2 एसिटाइल कोइनजाइम में, इसका मतलब ये रिएक्शन कितनी बार चलेगा, 2 बार चलेगा। आइए मैं आपको बताऊं हमको फायदा क्या मिला। आप देख सकते हो, जब आइसोसाइट्रेट अल्फा कीटोग्लूट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो चूंकि ये डीकार्बोक्सिलेशन डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, तो पहला NADH2 मॉलिक्यूल हमको यहां मिला, दूसरा NADH2 मॉलिक्यूल हमको यहां मिला, तीसरा FADH2 मॉलिक्यूल यहां मिला, चौथा NADH2 मॉलिक्यूल यहां मिला। तो कितने NAD मिल रहे हैं, 1 2 3 ना, 3 NADH2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। वो भी 2 टाइम में रिएक्शन चलेगा, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे Na 2 गुणे 3 NADH प्लस H+, ठीक है ना। अच्छा जी, कितने FADH2 मॉलिक्यूल मिला, तो 2 बार ये साइकिल चलेगी, तो 2 गुणे 1 FADH2 मॉलिक्यूल। कितने GTP मिले बेटा, 1 GTP मिला, 2 बार ये चला, तो क्या लिखोगे, 2 गुणे 1 GTP मॉलिक्यूल। यानी कि आपको मैं मोटी मोटा बता दूं, ठीक है, कितने, तो 3 का गुना 6, यानी कितने मिले, 6 NADH2 मॉलिक्यूल मिले, 6 NADH प्लस H+ मिला, ठीक है ना। 2 FADH2 मॉलिक्यूल मिले, 2 FADH2 मॉलिक्यूल मिला, 2 GTP मिला। यानी कि आप कह सकते हो 6 NADH2 मॉलिक्यूल कितने के बराबर है, 18 ATP के बराबर है। 2 FADH2 मॉलिक्यूल कितने के बराबर है, 4 ATP के बराबर है, ठीक है। और 2 GTP मॉलिक्यूल कितने के बराबर है, 2 ATP के बराबर है। यानी 18 4 22 2 24, यानी टोटल क्रेब्स साइकिल में हमको 24 ATP का फायदा होता है। ATP बोलोगे तो सही नहीं रहेगा, डायरेक्ट हम क्या बोलेंगे, हमको टोटल क्रेब्स साइकिल में 6 NADH2 मॉलिक्यूल, 2 FADH2 मॉलिक्यूल और 2 GTP मॉलिक्यूल का फायदा स्पेशली बेटा लोग हो रहा है। एक छोटा सा टॉपिक और मैं आपको बता दूं, स्पेशली ग्लूकोज ही नहीं, फैट और प्रोटीन भी तो आपको एनर्जी देने का काम करता है। अगर फैट है तो उसका बीटा ऑक्सीडेशन होगा, बीटा ऑक्सीडेशन के बाद वो 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएगा, फिर वो एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएगा, लास्ट में वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा। अगर प्रोटीन होगा तो भी उसका कन्वर्जन पहले अमीनो एसिड में होगा, अमीनो एसिड देन ग्लाइसिन में कन्वर्ट होगा, ग्लाइसिन अगेन एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा। कहने का मीन्स क्या है कि स्पेशली चाहे वो फैट हो, चाहे वो पायरुविक एसिड हो, चाहे वो प्रोटीन हो, सारे के सारे क्या करते हैं, सब के सब एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए ATS में एंट्री मारेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंट्री मारेगा और तब हमको एनर्जी देने का काम करेगा, ठीक है। तो ये वीडियो स्पेशली मैंने BSc MSc स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, ठीक है। तो अच्छा लगे तो बेटा लोग इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। एक छोटा सा फार्मूला भी मैं आपको दे देता हूँ, इसको याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले C बनाया, यानी साइट्रिक एसिड बना, साइट्रिक एसिड आइसोसाइट्रेट बनाया, आइसोसाइट्रेट कीटोग्लूट्रेट बनाया, अल्फा कीटोग्लूट्रेट, फिर S यानी सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना, S देन सक्सिनिक एसिड बना, देन फ्यूमरेट बना, देन मैलेट बना और देन ऑक्सैलो एसीटेट बना। ध्यान से समझिएगा। तो स्पेशली मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आइसोसाइट्रेट जब यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हो रहा है तो हमको NADH2 मॉलिक्यूल का फायदा हो रहा है, ठीक है ना। फिर कीटोग्लूट्रेट जब सक्सिनाइल कोएंजाइम में एंट्री कर रहा है तो भी हमको NADH2 मॉलिक्यूल का फायदा होगा, ठीक है ना। फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम में जब सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो हमको GTP मॉलिक्यूल का फायदा होगा, ठीक है ना। फिर सक्सिनिक एसिड फ्यूमरेट में जब कन्वर्ट हो रहा है तो स्पेशली बेटा हमको क्या है, FADH2 मॉलिक्यूल का फायदा हो रहा है, ठीक है ना। और लास्ट मैलेट एसिड जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो भी हमको NADH2 मॉलिक्यूल का फायदा होगा। तो इस तरह से इसको एक्सपेंड करके आप एक आइडिया ले सकते हो कि कहां-कहां पर हमको NADH2 मॉलिक्यूल का फायदा हो रहा है।